गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर अपन नगरपालिका अधिनियम को आगे बढ़ाते हुए कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 12 तक आपको सारी चीज़ें बता दी है। चैप्टर 12 तक मीन्स अपन ने सेक्शन 297 तक की चर्चाएं जो है वो कर ली है। अभी इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो सेक्शन 298 से लेकर 308 तक करेंगे। तो देखो, 13वें अध्याय में किस अध्याय में नगरपालिका को अभियोजन और वाद आदि दायर करने से संबंधित प्रावधान है। तो नगरपालिका किसी व्यक्ति को नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध करने वाले या नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कब अभियोजन का मतलब कोई मुकदमा ला सकती है या कोई वाद दायर कर सकती है, उसे अभियोजित कर सकती है। तो इस संबंध में जो प्रावधान है वो सेक्शन 298 से लेकर 308 तक है। तो इस वीडियो में अपन चैप्टर 13 की बात करेंगे। कहने का मतलब उन प्रावधानों की बात करेंगे जो नगरपालिका की ओर से अभियोजन और वाद दायर करने से संबंधित या नगरपालिका के विरुद्ध भी यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अभियोजन या वाद ला सकता है, तो इस संबंध में जो चर्चा है वो अपन इस वीडियो में करेंगे। सेक्शन 298 से लेकर 308 तक अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, सेक्शन 298 जो ये कहता है नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी। तो नगरपालिका जो है वो किन किन मामलों में किसी व्यक्ति को अभियोजित कर सकेगी, इस संबंध में प्रावधान जो है वो सेक्शन 298 में है, धारा 298 में है। तो धारा 298 देखो क्या कहती है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की ओर से निम्न में से कोई भी कार्यवाही करने का आदेश दे सकता है। तो देखो, नगरपालिका की ओर से सेक्शन 298 के तहत कार्यवाही करने का जो अधिकार है या कार्यवाही करने का आदेश जो है वो नगरपालिका की ओर से कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। और ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी तीनों संस्था में होता है, नगरपालिक बोर्ड में, नगर परिषद में, नगर निगम में, सब में होता है। तो पहला सवाल ये बनता है कि नगरपालिका की ओर से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही या अभियोजित या वाद लाने की जो आदेश है वो कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसा आदेश देगा। ठीक है, कौन से मामलों में ऐसे कार्यवाही का आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है? तो इसमें देखिए, पहला है किसी लोक न्यूसेंस के विरुद्ध कार्यवाही। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा न्यूसेंस कर रहा है, लोक न्यूसेंस का मतलब जिससे जनता को किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, किसी प्रकार की दुविधा या किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्यवाही हेतु तो एक तो देखो, लोक न्यूसेंस के मामले में कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में लोक न्यूसेंस कर रहा है तो उस संबंध में कार्यवाही का आदेश दे सकता है। लोक न्यूसेंस का मतलब है किसी पब्लिक प्लेस पर किसी प्रकार का न्यूसेंस या कोई उत्पात फैलाया जा रहा है, तो इस मामले में कार्यवाही का आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। दूसरा, नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत यदि किसी प्रकार का आदेश या निर्देश दिया गया किसी व्यक्ति को, तो ऐसे मामले में अभियोजन की कार्यवाही कर सकेगा। तो अभियोजन की कार्यवाही का आदेश जो है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकेगा इस मामले में भी। दूसरा, किन्हीं शास्ति या दंडों की वसूली के लिए यदि किसी व्यक्ति को कोई जुर्माना या कोई दंड स्वरूप राशि वसूलनी है और वो उसका चुकारा नहीं करता है, तो इस संबंध में भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो किसी व्यक्ति को अभियोजित कर सकता है या उसके विरुद्ध वाद लाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने की कार्यवाही के लिए तो देखो, नगरपालिका अधिनियम के साथ साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी उन मामलों में भी वाद दायर करने या कार्यवाही करने का आदेश दे सकता जो नगरपालिका अधिनियम के तहत किसी नियम या उपविधि को उल्लंघन करने से संबंधित है। तो देखो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका अधिनियम के उल्लंघन पर अभियोजन या वाद का आदेश दे सकता है। इस अधिनियम के तहत जारी किए गए नियम के उल्लंघन पर या इस अधिनियम के तहत बनाई गई किसी उपविधि के उल्लंघन पर कार्यवाही के लिए, मतलब सभी मामलों में कार्यवाही का आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। फिर देखिए, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस धारा के तहत अभियोजन की कार्यवाही का आदेश दे देता है या ऐसे किसी अन्य कार्यवाही का आदेश दे देता है, मतलब वो अभियोजन की कार्यवाही का आदेश दे सकता है, मतलब अभियुक्त बनाकर न्यायालय में उसे पक्षकार बनाया जा सकता है या कोई अन्य कार्यवाही का आदेश भी दे सकता है। तो यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कोई ऐसा आदेश दे दिया तो उस पर होने वाली व्यय को नगरपालिका निधि से संदत करने या भुगतान करने का आदेश हो सकेगा। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि नगरपालिका की ओर से कोई भी अभियोजन या कोई भी वाद लाने का आदेश एक बार मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे देता है तो उस वाद में वकील वगैरह करने का या किसी भी प्रकार का जो खर्चा होता है वो पूरा का पूरा किससे चुकाया जाएगा? नगरपालिका निधि से चुकाया जाएगा। फिर देखिए,
नोट इस धारा को समझाने के लिए क्या है, इस धारा के अधीन किए जाने वाले किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन अपराध किए जाने की 6 माह के पश्चात संस्थित नहीं किया जाएगा। तो देखो, क्या नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराध के मामले में अभियोजन या वाद की कार्यवाही का आदेश कब तक दे सकता है? तो जिस दिन, देखो क्या है, धारा के दिन जिस दिन अपराध घटित किया है उस तिथि से 6 माह के बाद किसी प्रकार के अभियोजन या वाद दाखिल करने का आदेश जो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी नहीं देगा। तो यहां देखो, इस धारा से संबंधित जो सवाल है क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है कि नगरपालिका की ओर से अभियोजन की कार्यवाही का आदेश देने की शक्ति किसे है? तो नगरपालिका की ओर से अभियोजन या वाद दाखिल करने की कार्यवाही का आदेश कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी किन किन मामलों में अभियोजन की कार्यवाही का आदेश दे सकता है? तो पहला, लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के मामले में अभियोजन या वाद की कार्यवाही का अधिकार दे सकता है, या नगरपालिका अधिनियम के अधीन जारी आदेश या निर्देशों का यदि कोई उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो उस मामले में अभियोजन की कार्यवाही का आदेश दे सकता है। इसके अलावा अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी न्यायालय द्वारा कोई शास्ति या जुर्माना लगाया गया है और उस जुर्माने को कोई व्यक्ति नहीं चुकाता है तो इस मामले में भी अभियोजन की कार्यवाही का जो आदेश है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। तीसरा सवाल देखिए, इसके अलावा अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या उपविधि का यदि कोई व्यक्ति, ये उपबंधों को एक साथ पढ़ेंगे, उपबंधों का कोई व्यक्ति नियम या उपविधियों के उपबंधों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो इस मामले में भी अभियोजन की कार्यवाही की अनुमति कौन दे सकता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। ठीक है, तो पहली बात, पहला सवाल मैंने बताया कि कार्यवाही, अभियोजन की कार्यवाही का आदेश नगरपालिका की ओर से कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। किन किन मामलों में ऐसा दे सकता है? इन मामलों में दे सकता है। फिर दूसरी बात, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर की गई अभियोजन या अन्य कार्यवाही से संबंधित हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी कहां से दिलाने का आदेश देगा? तो अगर इस प्रकार की अभियोजन की कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर की जाती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उससे संबंधित समस्त व्यय या खर्चे जो है नगरपालिका निधि से अदा करने का आदेश देगा। तो नगरपालिका निधि से उनको अदा किया जाएगा। फिर चौथा सवाल, ये 4 सवाल इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। चौथा सवाल है कि धारा 298 के तहत गठित अपराध, देखो इस सेक्शन के अधीन कोई भी अपराध करता है कोई व्यक्ति, कहने का मतलब यह है कि जो अभियोजन की कार्यवाही है या इनसे संबंधित कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है तो इस संबंध में जिस दिन ये अपराध घटित किया जाएगा उस अपराध किए जाने की तिथि से कितनी अवधि में? 6 माह तक। 6 माह तक मतलब जो है वो अभियोजन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने आज न्यूसेंस किया है तो न्यूसेंस के लिए आज की डेट से 6 महीने तक पब्लिक न्यूसेंस के लिए उसे अभियोजित किया जा सकता है, या कोई निर्देश या आदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दिया है और उसका उल्लंघन जिस दिन करेगा उससे 6 माह तक उसको अभियोजित किया जा सकता है। आज दंडों की वसूली का आदेश हुआ है और उसको आज दंड की वसूली की अंतिम डेट है तो आज से 6 महीने तक उसको अभियोजित किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि जिस दिन इस अधिनियम के तहत कोई अपराध घटित होगा उस अपराध के करने या घटित करने की तिथि से 6 माह के बाद किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को अभियोजित नहीं किया जा सकेगा। अगला सवाल यह है कि अभियोजन कहां किया जाएगा? इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर उस व्यक्ति को कहां अभियोजित किया जाएगा? तो इस संबंध में देखिए सवाल बनता है, नगरपालिका अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के तहत अभियोजन की कार्यवाही किसके यहाँ संस्थित की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें जिला न्यायाधीश वगैरह कई, जिला कलेक्टर कई ऑप्शन दे देते हैं। तो किसी भी मजिस्ट्रेट के सम्मुख ऐसी कार्यवाही संस्थित की जा सकती है या ऐसा अभियोजन का वाद जो किसी भी मजिस्ट्रेट के सम्मुख लाया जा सकता है। फिर इस धारा में छठा जो सवाल बनता है वो क्या है कि नगरपालिका अधिनियम तथा इस अधिनियम के तहत निर्मित नियम और उपविधियों के अधीन यदि किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना, शास्ति, प्रतिकर या अन्य खर्चों की वसूली के लिए कोई दावा किया जाता है, देखो कोई जुर्माना लगा है, शास्ति लगी है, कोई कंपनसेशन या कोई अन्य खर्चे के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध वसूली का दावा किया जाता है तो वह दावा किसके सम्मुख पेश किया जाएगा? तो सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा। तो कोई भी जुर्माना, शास्ति या प्रतिकर जो है वो उस अधिकारी के सम्मुख पेश किया जाएगा जिसके पास ऐसे मामले को सुनने की अधिकारिता है। फिर देखिए 7वां सवाल इसमें क्या बनता है, जिस मजिस्ट्रेट के सम्मुख इस अधिनियम के तहत किसी जुर्माने, शास्ति, प्रतिकर या अन्य किसी खर्चे की वसूली के लिए दावा किया जाता है उसकी वसूली के लिए उस मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या विकल्प होते हैं? मतलब जिस मजिस्ट्रेट के सम्मुख
मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर जुर्माने, शास्ति, प्रतिक्रिया, अन्य खर्चे की वसूली के लिए दावा किया जाता है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है, मतलब उस वसूली के लिए क्या क्या आदेश दे सकता है। तो पहली बात तो वह मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति की जंगम का मतलब चल संपत्ति एवं स्थावर का मतलब अचल संपत्ति का करस्तम कर सकता है। करस्तम कर सकने का मतलब क्या है? करस्तम का मतलब है कि उससे उसकी मतलब वसूली करने का आदेश दे सकता है, या विक्रय करके। देखो, करस्तम का मतलब उसे किराए वगैरह से या किसी अन्य तरीके से वसूला जा सकता है, और यदि अन्य तरीकों से वसूला नहीं जा सकता है तो विक्रय करके उसकी वसूली की जा सकती है। करस्तम का मतलब होता है जैसे किराया वगैरह, इनसे वसूलने का आदेश दे सकता है, और किराया वगैरह से यदि वसूलने का आदेश नहीं, कि वसूली नहीं हो पाती है तो फिर उसके विक्रय का भी आदेश दे सकता है। तो चल अचल संपत्ति के करस्तम का आदेश दे सकता है या उसके विक्रय का आदेश दे सकता है कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके सम्मुख वसूली का कोई वाद जो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर दाखिल किया जाता है। ये सारी बातें जो है वो सेक्शन 298 में मैंने आपको बताई हैं। तो देखो, नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी किसके आदेश पर? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर। किन किन मामलों में कर सकेगी, ठीक है, कहाँ करेगी, और जिस मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करेगी उसके पास क्या क्या विकल्प है, कितनी अवधि में कर सकती है, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको सेक्शन 298 में या 298 में आपको बताई है। अगला जो सवाल बनता है सेक्शन 299 में, देखिए क्या है। सेक्शन 200 अपराधों के अभियोजन के संबंध में नगरपालिका की शक्तियां। देखो, अपराधों के अभियोजन के मामले में नगरपालिका के पास क्या क्या पावर है। पावर विद रेस्पेक्ट टू प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेज, तो अपराधों के मामले में अभियोजित करने के मामले में नगरपालिका के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो देखो, 1 बाई 1 अपन इनकी चर्चा करेंगे। तो पहली शक्ति, ये 3 शक्तियां इसमें मैं आपको बताऊंगा। पहली है कि अगर नगरपालिका की राय में किसी व्यक्ति ने नगरपालिका अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, तो या तो नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत या इस नगरपालिका अधिनियम के तहत कोई उपविधि नगरपालिका ने बनाई है, तो उस उपविधि का यदि उल्लंघन करके कोई दंडनीय अपराध किया है तो नगरपालिका इस संबंध में समझौता कर सकेगी। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि उस आदमी के ऊपर मुकदमा ही करे। अगर नगरपालिका चाहे तो मुकदमे के स्थान पर उससे क्या कर सकती है, समझौता कर सकती है। तो पहला विकल्प नगरपालिका के पास समझौता करने का है। और यदि एक बार नगरपालिका ने किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार समझौता कर लिया तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही या कोई मुकदमा नहीं करेगी। तो पहला विकल्प किसका है? नगरपालिका के पास पहला विकल्प है समझौते का। नगरपालिका चाहे तो इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले लोगों से क्या कर सकती है, समझौता कर सकती है। और यदि एक बार किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ समझौता कर लिया है तो फिर नगरपालिका उसके विरुद्ध कोई और मुकदमे जैसी कार्यवाही करने का अधिकार खो देती है या कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगी समझौते के बाद, ठीक है। दूसरा विकल्प नगरपालिका के पास क्या है? नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करती है। देखो, समझौता नहीं करने की बजाय अगर नगरपालिका ने उसे किसी न्यायालय में अभियोजित कर दिया है तो उसे प्रत्याहत कर सकेगी और उसे हटा सकेगी। तो एक बार यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन कर दिया तो क्या वो मुकदमा चलेगा? नहीं। अगर नगरपालिका चाहे तो उस मुकदमे को वापस ले सकती है, रिवोकेट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी विधि के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है और राज्य सरकार अपने द्वारा बनाए गए नियमों के तहत उसे प्रशमनीय घोषित कर देती है। प्रशमनीय का मतलब है माफी योग्य या उपशमन करने योग्य, मतलब उस अपराध को हटाने योग्य मान लेती है या माफी योग्य मान लेती है, तो नगरपालिका ऐसे अपराध का प्रशमन बंद कर देगी। तो देखो, सीधी सी बात है कि जैसे आज नगरपालिका ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के लिए कोई अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है और जिस अपराध के लिए आज नगरपालिका ने किसी अभियोजन के लिए कार्रवाई शुरू की है, जिस अपराध की अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है, कल को राज्य सरकार ने उसे प्रशमनीय घोषित कर दिया तो उस स्थिति में राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के प्रशमनीय घोषित करने के पश्चात क्या होगा? उसे घोषित करने के पश्चात नगरपालिका जो है उस कार्यवाही को क्या करेगी? वापस ले लेगी या उसका प्रशमन या उसका जो कार्यवाही जो है वो क्या कर देगी? बंद कर देगी। ये 3 विकल्प जो है नगरपालिका के पास है। नगरपालिका किसी अपराध के मामले में चाहे तो समझौता कर सकती है, चाहे तो अभियोजित करके वो अभियोजन को वापस ले सकती है, और यदि राज्य सरकार ने उस अपराध को प्रशमनीय घोषित कर दिया तो निश्चित तौर पर नगरपालिका जो है उस
कार्रवाई को वापस लेगी। इसके नीचे देखो एक नोट लिखा हुआ है, नगर पालिका द्वारा अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए जिन व्यक्तियों को सशक्त किया जाता है उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही उनके संबंध में राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति रखती है। तो देखो नगर पालिका की ओर से यदि नगर पालिका अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराधों पर कोई समझौता करना है तो समझौता करने के लिए निश्चित अधिकारियों को निर्धारित किया जाएगा और वो लोग किस तरीके से या किन नियमों के तहत रहकर उन अपराधों के मामले में समझौता करेंगे। तो समझौता करने के संबंध में जो नियम है वो समय समय पर कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। फिर देखिए सेक्शन 300 क्या कहती है? नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति की जाए। देखो यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी तरीके से नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान किया जाता है तो सेक्शन 300 ये कहता है कि नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो इस संबंध में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य की उपेक्षा से, कोई आदमी उपेक्षापूर्ण कार्य करता है या व्यतिक्रम का मतलब होता है चूक, किसी कार्य को करने में गलती करता है, चूक करता है और उसके द्वारा किसी शास्ति या दंड का भागीदार बन जाता है वो इस अधिनियम के तहत, तथा ऐसे व्यक्ति ने नगरपालिका की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो वह ऐसी शास्ति की अदायगी के साथ साथ उस नुकसान की पूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा। देखो शास्ति का मतलब होता है जो दंड दिया गया है, सजा है, वो सजा तो उसको होगी और साथ में यदि नुकसान की भरपाई जो है वो भी की जाएगी। देखो शास्ति होती है जुर्माना और नुकसान की भरपाई, जैसे नगरपालिका की संपत्ति का 5,000 रुपए का नुकसान किया है तो 5,000 रुपए भी अदा किए जाएंगे, 5,000 रुपए भी अदा किए जाएंगे और इसके लिए मान लो शास्त्रीय स्वरूप 2,000 रुपए जुर्माना है तो ये 2,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब नगरपालिका की संपत्ति का नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी और साथ में न्यायालय जो जुर्माना अधिरोपित करता है वो जुर्माना भी उसे चुकाना पड़ेगा। और विवाद की दशा में नुकसान की रकम, देखो नुकसान की रकम के ऊपर किसी प्रकार का डिस्प्यूट या संदेह हो जाता है तो उस स्थिति में देखो रकम उस मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसके द्वारा ऐसी शास्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया जाता है। तो जो व्यक्ति या जो न्यायालय देखो जो न्यायालय किसी व्यक्ति को इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि इस आदमी ने नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वही आदमी उस संपत्ति के नुकसान की जो रकम है उसको डिसाइड करेगा, मतलब वही मजिस्ट्रेट उस नुकसान की रकम को डिसाइड करेगा जो उसके ऊपर शास्ति निरूपित लगाता है। जैसे किसी न्यायालय ने 2,000 रुपये शास्ति लगाई है तो वो ये डिसाइड करेगा कि वो संपत्ति 5,000 रुपये की है या कम का नुकसान हुआ है। ठीक है। और यदि मांग किए जाने के बाद नुकसान का भुगतान नहीं किया जाता है, संदाय का मतलब पेमेंट नहीं किया जाता है, तो उस दशा में करस्तंभ द्वारा उद्ग्रहित की जाएगी तथा ऐसा मजिस्ट्रेट तदनुसार वारंट जारी करेगा, मतलब वारंट जारी करके भी किसी की संपत्ति को सीज करके उसे वसूल किया जा सकता है। फिर धारा 301 क्या कहती है? देखो कुछ अपराध, कतिपय का मतलब है कुछ, सारे अपराधों पर ये बात नहीं लागू होगी। जहां कतिपय शब्द आ जाता है वहां इसका मतलब है कुछ अपराधों में संज्ञेय और जमानती होना। देखो अपराध दो प्रकार के होते हैं, असंज्ञेय और गैर जमानती है। तो असंज्ञेय अपराध जो होते हैं संगीन होते हैं, जैसे हत्या है, बलात्कार है, ये असंज्ञेय अपराध होते हैं और जमानती है। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो संज्ञेय और जमानती होते हैं। तो सर्टेन ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड वेलेबल, जिनमें जमानत की जा सकती है। तो यहां देखिए इस अधिनियम की धारा 167, 236, 245, 297A, 297B तथा 297C के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानती है। देखो इसको रटना है आपको, क्या करना है? इसको रटना है। तो देखो इन धाराओं में क्या क्या दिया हुआ है, इन धाराओं की हेडिंग्स आप यहां नोट करेंगे पीछे से। 167 में क्या है, 236 में क्या है, 245 में क्या है, 297 में क्या है, 297A में और बी में क्या है, 297C में क्या है। तो इन धाराओं में जो अपराध घोषित किए गए हैं वो सारे अपराध संज्ञेय हैं। तो देखो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा बन सकती है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 301 में संज्ञेय अपराधों को बताया गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 धाराओं में, इन 6 धाराओं में संज्ञेय अपराध। तो इन 6 धाराओं की जो हेडिंग्स में जो अपराध बताए गए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है।
ठीक है, ये संज्ञेय अपराध है। तो संज्ञेय अपराधों में क्या आता है, तो इनकी हेडिंग्स आप देखेंगे, एक लिस्ट कोने के ऊपर आप बनाएंगे, दोबारा पीछे से वीडियोज में ये सब देख के, ठीक है। यहां इसमें हालांकि मैंने आपको बता दिया है, देखो नीचे दिया हुआ है संज्ञेय अपराध कौन कौन से हैं। तो धारा 167 में यह बताया गया कि अपराधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति, कोई व्यक्ति ऐसे विकास कार्य करता है जिसके लिए वो अथॉराइज नहीं है, या कोई योजना नगर पालिका ने बना रखी है और उस योजना के विपरीत जाकर या उस योजना का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कार्य करता है, तो उसके लिए जो शास्ति का प्रावधान है वो क्या है, संज्ञेय अपराध है। तो ये कार्य जो है योजना के विरुद्ध और अपराधिकृत विकास को करना संज्ञेय अपराध है। दूसरा 236 में ये बताया कि बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता, कहने का मतलब अपने घर के कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में घर के ऊपर मकान बना रहा है या नाली के ऊपर सीढ़ी बना रहा है, मतलब मूल भवन के बाहर बहिर्गत भागों में किसी प्रकार का निर्माण करने के लिए यदि अनुज्ञा जरूरी है और वो व्यक्ति बिना अनुज्ञा या बिना नगरपालिका की अनुमति के ऐसा निर्माण करता है, तो ये अपराध कैसा है, संज्ञेय है, ये भी संज्ञेय अपराध है। फिर 245 में ये बताया गया कि सार्वजनिक भूमि पर या तो कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, जैसे अपने घर के बाहर जो रास्ता है उसके ऊपर अतिक्रमण कर लेते हैं, या बाधा का मतलब है कि हम उसमें पेड़ पौधे लगा देते हैं या माल मटेरियल डाल देते हैं या कोई वस्तु रख देते हैं, तो ये बाधा है। तो सार्वजनिक भूमि के ऊपर अतिक्रमण और बाधा है, ये भी क्या है, संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है, संज्ञेय अपराध है। फिर 297 में ये कहा कि संपत्ति के विरूपण या तोड़फोड़, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ता है, फोड़ता है या उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, तो ये संज्ञेय अपराध है। फिर 297 में अपराध करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड, देखो खाली अपराध करना ही जरूरी नहीं है। इस नगरपालिका अधिनियम का सेक्शन 297 में यह कहता है कि यदि हमने अपराध किया नहीं है लेकिन अपराध करने का प्रयास किया है, ध्यान रखना अपराध का प्रयास भी दंड का भागीदार बना देता है व्यक्ति को। किस धारा में, 297 में। तो 297 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराध का प्रयत्न करता है तो वो भी क्या है, संज्ञेय अपराध है। फिर 297 सी में कोई व्यक्ति खुद अपराध नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो उसको भी क्या माना गया है, संज्ञेय अपराध माना गया। तो संज्ञेय अपराध क्या क्या है, देखो ऑप्शन ये हो सकता है निम्न में से संज्ञेय अपराध है, 3 दे दिया और उपयुक्त सभी दे दिया, 3 इनमें से दे दिया और कोई दे दिया चौथा। तो कौन सा संज्ञेय अपराध है, कौन सा संज्ञेय अपराध नहीं है नगरपालिका अधिनियम के तहत, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो संज्ञेय अपराध कौन सा है, तो देखो गैर प्राधिकृत विकास को करना संज्ञेय अपराध है, योजना से असंगत कार्य करना संज्ञेय अपराध है, मूल भवन के बहिर्गत भागों में बिना अनुमति के निर्माण करना संज्ञेय अपराध है, सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करना संज्ञेय अपराध है, सार्वजनिक भूमि पर बाधा पैदा करना संज्ञेय अपराध है, सार्वजनिक संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करना संज्ञेय अपराध है, किसी अपराध को करने का प्रयत्न करना संज्ञेय अपराध है और किसी अपराध का दुष्प्रयोजन करना संज्ञेय अपराध है। अर्थात इन सभी अपराधों को संज्ञेय एवं जमानतीय माना गया है। ये यहाँ जमानतीय माना गया है, ये पढ़ेंगे जमानतीय, मतलब ये संज्ञेय है और जमानतीय है। तो संज्ञेय और जमानतीय अपराध किन किन धाराओं में है, एक ये धाराएं रटनी है, ये यहाँ से इन धाराओं में संज्ञेय अपराध है। और कई बार धारा नहीं पूछ के ये कंटेंट पूछ लेते हैं कि कौन सा अपराध संज्ञेय और जमानतीय है और कौन सा अपराध संज्ञेय और जमानतीय नहीं है, या ये पूछ लेते हैं कि संज्ञेय और जमानतीय अपराधों का उल्लेख इस अधिनियम की किस धारा में किया गया है, 301 में किया गया है। 301 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। नीचे देखो नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, धारा 245, 297 ए, 297 बी, 297 सी को 2 फरवरी 2018 संज्ञेय एवं जमानती अपराध घोषित किया है। इससे पहले केवल 267 और 236 के अपराधों को ही क्या घोषित किया गया था, जमानतीय और संज्ञेय अपराध घोषित किया गया था। तो देखो 167 और 236 को तो मूल कानून में, मतलब 2009 में ही नगरपालिका अधिनियम में क्या माना गया था, संज्ञेय और जमानतीय माना गया था, और बाकी इनको फरवरी 2018 से, देखो ये 2 तो पहले से थे और ये 4 जो प्रावधान है इनको अपन ने फरवरी 2018 से संज्ञेय एवं जमानती अपराध घोषित किया है। ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 301। फिर देखो 302 में क्या है, प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी करस्तम विधिपूर्ण होगा। देखो यदि करस्तम के माध्यम से कोई वसूली की जाती है तो उसकी प्रक्रिया चाहे त्रुटिपूर्ण होगी, फिर भी जो ये है उसे क्या माना जाएगा, विधिपूर्ण माना जाएगा। यदि इस अधिनियम के तहत उद्ग्रहित कोई भी करस्तम, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, करस्तम वसूली के लिए,
करस्तम किसी सम्मन, दोष सिद्धि या वारंट या उसे संबंधित किसी अन्य कार्यवाही की प्रक्रिया और देखो प्रक्रिया के त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर अविधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा। देखिए ध्यान रखना, यदि किसी वसूली के लिए इस अधिनियम के तहत कोई वसूली के लिए कोई करस्तम की कार्यवाही की जाती है, इसे तो कोई सम्मन जारी किया जाता है, किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है, उसके विरुद्ध वारंट जारी किया जाता है, तो इन तीनों कार्यों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, वारंट में कोई त्रुटि है, दोष सिद्धि की प्रक्रिया में कोई त्रुटि है, या वारंट में कोई त्रुटि है, संबंध में कोई त्रुटि है, तो इस आधार पर यह नहीं कहा जाएगा कि करस्तम की या वसूली की या उद्ग्रहण संग्रहण की या वसूली की जो कार्यवाही वो अवैध विधिपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, और ना ही ऐसा करने वाले किसी पक्षकार को अत्याचारी माना जाएगा। अगर राज्य सरकार की ओर से या नगर पालिका की ओर से कोई अधिकारी ऐसा कार्य करता है तो उसे भी अवैध नहीं माना जाएगा। न ही ऐसा पक्षकार अपने द्वारा की गई ऐसी अनियमितता के कारण अत्याचारी समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका की ओर से ऐसा कार्य करता है जिसमें कोई फैक्चुअल त्रुटि रह जाती है संबंध के मामले में या अन्य किसी मामले में या प्रक्रियात्मक कोई मामले में रह जाती है, तो इस आधार पर उसे अवैध नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसी अनियमितता से व्यथित, अब मान लो कि ये प्रक्रिया जो है वो दूषित है, इस आधार पर जो करस्तम या उद्ग्रहण या संग्रहण है या कलेक्शन है वो अवैध नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति ये मानता है कि ये प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है और कोई व्यक्ति ये मानता है कि मैं व्यथित हूं या पीड़ित हूं या मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसके पास फिर क्या विकल्प है? तो फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अपने विशेष नुकसान की पूर्ति के लिए या अनुतोष कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति की वसूली का वाद ला सकेगा। तो देखो, एक बार यदि नगर पालिका ने त्रुटिपूर्ण तरीके से कोई वसूली कर ली है तो पीड़ित पक्षकार कहां जा सकेगा? सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में जा सकेगा। फिर देखिए धारा 303 में क्या कहा गया है। धारा 303 वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। देखो, वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर बाय सूट। ठीक है, तो देखो वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, इसमें क्या बताया गया कि दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है वसूली का। तो देखो, नगरपालिका यदि डायरेक्ट वसूली नहीं करती है तो नगरपालिका भी उस व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद दायर कर सकती है। ये अल्टरनेटिव है, विकल्प है। देखो, इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के अधीन यदि किसी संदेह प्रतिकर व्यय प्रभार या नुकसानी की वसूली की निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। देखो, नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका को किसी व्यक्ति से कोई वसूली करनी है और उस वसूली का तरीका यदि इस अधिनियम में नहीं दिया गया है तो नगरपालिका के पास ये विकल्प है कि नगरपालिका अन्य तरीकों से यदि विफल हो जाती है उसको वसूली करने में, तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद दायर कर सकती है। तो देखो, सामान्यतया बात ये ध्यान में रखने की, अगर नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिका को वसूली का तरीका दिया गया है तो नगरपालिका उसी तरीके से वसूल करेगी। लेकिन ना तो नगरपालिका को किसी वसूली का तरीका इस अधिनियम में दिया गया है और ना ही नगरपालिका किसी आधार पर वसूली कर पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उस वसूली के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे नगरपालिका को वसूली करनी है, नगरपालिका कहां जाएगी? सक्षम अधिकारिता, जिस न्यायालय के पास जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, उस न्यायालय में वाद दायर करेगी। फिर धारा 304 देखो क्या कहता है, नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। तो देखो, नगरपालिका, अब तक अपन बात कर रहे थे ऊपर वाली सभी धाराओं में अपन ये बात कर रहे थे कि नगरपालिका वाद ला सकती है, और अब 304 के आगे अपन ये देखेंगे कि अगर नगरपालिका किसी व्यक्ति के पास गलत तरीके से पेश आती है तो नगरपालिका के विरुद्ध या नगरपालिका के किसी अधिकारी के विरुद्ध भी वाद दायर किया जा सकता है। तो देखो, अभियोजन और वाद में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे कि कौन व्यक्तियों के विरुद्ध या किन व्यक्तियों के विरुद्ध नगरपालिका किन मामलों में और किन आधारों पर वाद दायर कर सकती है या उन्हें अभियोजित कर सकती है, और किन मामलों में या किन आधारों पर कोई व्यक्ति नगरपालिका को अभियोजित कर सकता है या नगरपालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद ला सकता है। ये अब 304 से अपन ये डिस्कस शुरू करेंगे। सूट अगेंस्ट म्युनिसिपैलिटी और इट्स ऑफिसर्स। तो नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार क्या है? तो देखो, यहां बहुत ही माइनॉरिटी से इस चीज को आप देखेंगे। सेक्शन 304 को क्या बताया गया है? नगरपालिका, नगरपालिका का अध्यक्ष, नगरपालिका का उपाध्यक्ष, नगरपालिका का सदस्य, नगरपालिका का अधिकारी या नगरपालिका का कर्मचारी या इनमें से किसी के निर्देश पर, मतलब नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के निर्देश पर अगर कोई कार्य किया जाता है और कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध
उसकी पदीय हैसियत से किए जाने वाले कार्यों के संबंध में कोई वाद तब तक दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक कि, तो देखो ये लोग अपनी पोस्ट की हैसियत से, पोस्ट की हैसियत का मतलब है कि नगर पालिका के प्रतिनिधि होने की हैसियत से कोई कार्य करेंगे, तो पहली बात तो ये कि उनके विरुद्ध कोई वाद तब तक जारी नहीं किया जाएगा। मतलब इनमें से किसी के विरुद्ध भी वाद दाखिल करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, तो पहली बात है कि उसका लिखित नोटिस दिया जाएगा। इनमें से किसी के विरुद्ध भी यदि कोई वाद दाखिल करना है तो पहले उस संबंधित पक्षकार को नोटिस दिया जाएगा, जिसमें वाद का हेतु की, वाद का कारण क्या है, चाहा गया अनुतोष का स्वरूप क्या है, मतलब जिस व्यक्ति ने उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया वो क्या रेमेडी चाहता है, क्या उपचार चाहता है, और दावाकृत प्रतिकर की रकम कितनी है, तथा आश्रितवादी के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जो व्यक्ति नगरपालिका के विरुद्ध वाद दाखिल करता है तो उस नोटिस में देखो सारी चीजें, वाद का कारण दिया जाएगा, अनुतोष का स्वरूप दिया जाएगा, दावाकृत प्रतिकर की राशि कितनी होगी ये बताया जाएगा, आश्रितवादी का नाम, जो आदमी इस आशय का अगर वाद करता है नगरपालिका के विरुद्ध तो उसका एड्रेस सहित और पूरे कथन को स्पष्ट बताया जाएगा उस नोटिस में। नगरपालिका के मामले में नगरपालिका के कार्यालय में दे दिया गया हो तो देखो ऐसा नोटिस जो है वो किसको दिया जाएगा, अगर नगरपालिका बोर्ड है तो नगरपालिका के कार्यालय में ऐसा नोटिस आ जाना चाहिए। और देखो नगरपालिका की सरकार के विरुद्ध, मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम के विरुद्ध यदि वाद है तो उसके कार्यालय में ऐसा नोटिस जाना चाहिए। और यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या उनके अधीन काम करने वाले किसी कर्मचारी के विरुद्ध यदि वाद दाखिल किया गया है तो उसे या तो उस स्वयं को दिया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनमें से खुद को दिया जाएगा, या उनके कार्यालय में या उनके निवास स्थान पर देना होगा। तो जब तक ऐसा नोटिस नगरपालिका के विरुद्ध वाद है तो नगरपालिका के कार्यालय में दिया जाए, और इनमें से किसी के विरुद्ध है तो इनको या तो स्वयं को दिया जाए या इनके कार्यालय में ऑफिस में दिया जाए या उनके निवास स्थान पर उपलब्ध करवाया जाए। उसके बाद ही इनमें से किसी के विरुद्ध, मतलब नगरपालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस तामील करने के बाद ही वाद दायर किया जा सकता है। अब देखो इसके बाद की कार्यवाही क्या रहती है। देखो पहली बात, किसी व्यक्ति ने वाद दायर किया इनमें से किसी के विरुद्ध भी, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, किसी के विरुद्ध भी, और उसका नोटिस सारी जानकारी देते हुए, ये सारी जानकारी देते हुए, यहाँ जो चीजें हैं ये सारी जानकारी देते हुए उसका नोटिस उसको दे दिया गया है। उसके बाद देखो नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या उनके अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की विरुद्ध पदीय हैसियत से किए गए कार्यों के मामले में तब तक वाद दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक कि उनको नोटिस द्वारा सूचना दिए जाने के बाद 2 माह की अवधि का समापन नहीं हो गया। तो देखो मान लो आज कोई व्यक्ति इनमें से किसी के विरुद्ध कोई वाद न्यायालय में लेके गया है तो न्यायालय वो आवेदन ले लेगा और उस आवेदन को देखकर ये सारी जानकारियां जो नोटिस में लिखनी है लिखकर किसको भेजी जाएगी, नगरपालिका, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिसके विरुद्ध विवाद है उसको भेजी जाएगी। ठीक है, भेजने के बाद यदि उन्होंने ये कार्य अपने पद की हैसियत से किया, पोस्ट की हैसियत से किया है, तो ये नोटिस जिस दिन इनमें से किसी को तामील होगा, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनमें से किसी के विरुद्ध विवाद है, उसको नोटिस मिलने के बाद कितने महीने तक, 2 माह तक, 2 माह तक जो है वो कोई नोटिस तामील होने से 2 माह तक कोई वाद दाखिल नहीं किया जाएगा, मतलब न्यायालय किसी वाद को दाखिल नहीं करेगा। इसके साथ ही वाद पत्र में इस बात का कथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया गया है या दे दिया गया है। ठीक है, तो जो वाद पत्र 2 महीने बाद जो भी वाद दाखिल किया जाएगा उसमें इस बात का मेंशन किया जाएगा कि संबंधित पक्षकार को, चाहे वो नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोई भी है, उसको नोटिस तामील करवा दिया गया है, नोटिस परिदत्त कर दिया गया है। फिर देखिए अगली जो चीज है इसमें क्या है, वो है अगर इनमें से किसी के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध इस धारा में बात कर रहे हैं, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या इनमें से किसी के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति पदीय हैसियत से किए गए कार्य के मामले में कोई कार्यवाही या वाद उनके द्वारा किए गए जाने की 6 माह की अवधि के बाद शुरू नहीं किया जाएगा। दूसरी बात देखो, वही बात है, नगरपालिका भी किसी व्यक्ति को 6 महीने बाद उस अपराध को गठित करने के बाद अभियोजित नहीं करेगी। और यदि नगरपालिका, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी व्यक्ति के साथ कोई अवैध कार्य किया है या कोई गलत काम किया है, तो जिस दिन वो काम हुआ है उसके 6 महीने बाद वो व्यक्ति भी नगरपालिका के विरुद्ध वाद नहीं ला सकेगा। तो सीधी सी बात यह है कि सिंपल सा फॉर्मूला ये रखें, नगरपालिका किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के बाद अपराध की तिथि से 6 महीने तक, और नगरपालिका द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है तो उस अपराध घटित होने की 6 महीने की अवधि तक वो व्यक्ति नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध या पदाधिकारियों के विरुद्ध वाद दाखिल
कर सकता है, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो देखो, केवल एक ही स्थिति में 6 माह की अवधि का समापन होने के बाद कार्यवाही की जा सकती है। देखो, सामान्यतः सभी मामलों में कोई व्यक्ति घटना के घटित होने के 6 महीने बाद नगरपालिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा, लेकिन एक अपवाद है। देखो, वो अपवाद कौन सा है कि स्थावर या अचल संपत्ति की रिकवरी या उसके हक की घोषणा के लिए की जाने वाली कार्यवाही। यदि किसी व्यक्ति की कोई अचल संपत्ति है और नगरपालिका ने किसी गलत तरीके से उसको अधिग्रहण कर लिया है, तो ऐसे मामले में उसकी रिकवरी की घोषणा, हक की घोषणा के लिए जो व्यक्ति है वो कार्यवाही 6 महीने बाद भी कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति की अचल संपत्ति को नगरपालिका ने अपने कब्जे में लिया है, वो व्यक्ति 12-6 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए बाहर भी हो सकता है। तो अगर अचल संपत्ति का इश्यू है, स्थावर संपत्ति का इश्यू है, तो 6 महीने के बाद भी नगरपालिका के विरुद्ध जो है वाद दाखिल किया जा सकेगा। ठीक है, ये चीज देखेंगे। फिर देखो, इस धारा के अधीन नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या उनके अधीन किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही उन मामलों में नहीं की जाएगी। तो देखो, इनमें से किसी के विरुद्ध भी किसी व्यक्ति द्वारा कार्यवाही किन मामलों में नहीं की जाएगी? देखो, जब दावाकृत अनुतोष केवल ऐसा आदेश हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने या वाद की कार्यवाही प्रारंभ करने को पोस्टपोन या मुलतवी करने में विफल हुआ हो। देखना दोबारा, जब दावाकृत अनुतोष केवल ऐसा आदेश हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने या वाद की कार्यवाही प्रारंभ करने को पोस्टपोन या मुलतवी करने में विफल हुआ हो। तो देखो, यदि किसी वाद की डेट को आगे पीछे करने के मामले में कोई व्यक्ति ऐसा वाद लाता है, तो उस वाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यदि मामले की डेट को या कार्यवाही की डेट को आगे पीछे करने के मामले में कोई व्यक्ति नगरपालिका के विरुद्ध कोई वाद लेके आता है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर देखिए, सेक्शन 305 क्या कहता है? कतिपय का मतलब कुछ है, सभी मामलों में लागू नहीं होगा। कुछ मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर किया जाना। तो देखो, कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जो है या सिविल न्यायालय जो है, निषेधाज्ञा मतलब होता है इंजेक्शन। निषेधाज्ञा का मतलब है जिसको सामान्यतः अपन स्टे बोलते हैं, तो वो टेम्परेरी स्टे, अस्थायी इंजेक्शन, जिसको सामान्य भाषा में अपन स्टे कहते हैं, वो वास्तव में स्टे नहीं होता, टेम्परेरी इंजेक्शन। निषेधाज्ञा को मंजूर कौन कर सकता है? सिविल न्यायालय। लेकिन सभी मामलों में सिविल न्यायालय टेम्परेरी निषेधाज्ञा को स्वीकार नहीं करेगा। तो इस संबंध में क्या उपबंध किया गया इस अधिनियम में? तो देखो, कोई भी सिविल न्यायालय किसी वाद के अनुक्रम में से किसी आधार पर कोई अस्थायी आदेश या कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा। देखो, सामान्य नियम यह है कि सिविल न्यायालय कोई अस्थायी आदेश या कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा। ठीक है, क्या है? किसी नगरपालिका के या उसकी समिति के या किसी उप समिति के किसी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी की शक्तियों के प्रयोग या उनके कर्तव्यों के निर्वहन में केवल इस आधार पर अवरोध डालने वाला हो वाला कि उसको समयक रूप से निर्वाचित नहीं हुआ था या समयक रूप से नियुक्ति नहीं दी गई थी। तो देखिए, अगर नगरपालिका का कोई, ध्यान रखना, नगरपालिका का कोई अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष या समिति का कोई सदस्य केवल अगर सिविल न्यायालय में जाता है और वो अस्थायी निषेधाज्ञा या इंजेक्शन लेना चाहता है कि उसकी नियुक्ति जो है वो समयक रूप से नहीं की गई है, तो यदि इनमें से किसी की नियुक्ति समयक रूप से नहीं की गई है, तो खाली इस आधार पर जो है वो न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा या टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं देगा। फिर दूसरा है, व्यक्तियों या नगरपालिका की किसी समिति या उप समिति के निर्वाचन को अवरुद्ध करते हुए, तो इनमें से किसी के निर्वाचन को अवरुद्ध करने वाला कोई इंजेक्शन या निषेधाज्ञा जो है सिविल न्यायालय नहीं देगा। तो देखो, ये निषेधाज्ञा का मामला किससे है? नियुक्ति के मामले में है या चुनाव के मामले में। तो देखो, सेक्शन 305 नियुक्ति के मामले में निषेधाज्ञा और चुनाव के मामले में, किसी सदस्य के निर्वाचन के मामले में निषेधाज्ञा की बात करता है। दो मामलों में ये बात करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इन दो मामलों में जो है निषेधाज्ञा सिविल न्यायालय वो किसी भी शर्त पर नहीं देगा। फिर देखिए नेक्स्ट, धारा 306 क्या कहती है? समझौता करने की शक्ति। तो देखो, नगरपालिका को किन किन मामलों में समझौता कर सकती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नगरपालिका किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन कर सकती है, अपराध का अभियोजन कर सकती है, लेकिन वो अपराध के अभियोजन को इग्नोर करके या उसके दूसरे विकल्प के रूप में समझौते का विकल्प जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो कौन कौन से मामले हैं या नगरपालिका के समझौते के मामले में ये अधिनियम अपने को क्या क्या कहता है? तो इसमें देखो, कौन से मामलों में, सीधी सी बात है, सवाल की भाषा यही है,
कौन से मामलों में, तो निम्न मामलों में नगरपालिका वो समझौता कर सकेगी। तो कौन कौन से मामलों में नगरपालिका को समझौता करने की शक्ति है? पहला देखो, नगरपालिका द्वारा किसी के विरुद्ध किए गए वाद या किसी के द्वारा नगरपालिका के विरुद्ध किए गए वाद के संबंध में। देखो, या तो नगरपालिका ने किसी के विरुद्ध केस किया है या किसी ने नगरपालिका के विरुद्ध केस किया है, तो अगर ऐसा वाद दाखिल हुआ, केस हुआ, तो उन मामलों में नगरपालिका और वो पक्षकार के बीच में समझौता नगरपालिका कर सकती है। दूसरा, नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन की गई किसी संविदा के उद्भूत होने वाले किसी दावे या मांग के संबंध में ऐसी धनराशि या प्रतिकर के लिए जो वह पर्याप्त समझे प्रशमन या समझौता कर सकती है। तो देखो, नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत यदि नगरपालिका ने कोई संविदा की है, किसी पक्षकार, किसी एजेंसी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जो निर्धारित राशि है उसका लेन देन करके यदि नगरपालिका को उस पक्षकार को देना है तो उसको प्रतिकर दे देगी, और यदि उस पक्षकार को नगरपालिका को प्रतिकर देना है तो कहने का मतलब है कि प्रतिकर का लेन देन करके नगरपालिका किसी मामले में या संविदा के मामले में क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट के मामले में समझौता कर सकती है। फिर देखिए यहाँ लेकिन नोट क्या है, नोट के आगे लेकिन है। इसका मतलब क्या है? यदि किसी संविदा से उद्भूत होने वाले किसी दावे या मांग का प्रशमन या समझौता करने के लिए इस अधिनियम के तहत किसी प्रकार की मंजूरी लेना आवश्यक है तो नगरपालिका ऐसी मंजूरी लेगी। तो देखो, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौते के लिए किससे मंजूरी लेनी होती है? राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती है। तो कहने का मतलब है कि इस अधिनियम की इस धारा के तहत, धारा 306 के तहत उन मामलों में नगरपालिका समझौता नहीं करेगी जिनमें समझौता करने के लिए पहले नगरपालिका को सरकार की मंजूरी लेनी होती है। ठीक है। फिर देखिए, यदि स्वयं नगरपालिका या उसके अधिकारियों या उसके कर्मचारियों में निहित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो देखो, नगरपालिका या नगरपालिका के अधिकारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस दौरान यदि किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई नगरपालिक निधि से की जाएगी, नगरपालिका के कोष से या नगरपालिका के फंड से की जाएगी, न कि काम करने वाले व्यक्ति या अधिकारी के व्यक्तिगत पॉकेट से। ठीक है। तो देखो, अगर नगरपालिका की ओर से कोई काम कर रहे हैं शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो और इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति का किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई जो है वो नगरपालिक निधि से करेगी। फिर देखो, अगर नगरपालिका किसी के विरुद्ध कोई अभियोजन लाती है, मतलब किसी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करती है, या नगरपालिका के विरुद्ध कोई अभियोजन लाता है, या नगरपालिका के विरुद्ध कोई व्यक्ति अभियोजन लाता है, तो उसका प्रतिवाद करने के लिए सिविल कार्यवाही हेतु कोई भी हुए नगरपालिक निधि से संदाय या भुगतान किया जाएगा। तो देखो, चाहे तो नगरपालिका किसी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के लिए वाद लाती है या नगरपालिका के विरुद्ध कोई मुकदमा करता है, तो उस मुकदमे को लड़ने के लिए नगरपालिका की ओर से जो खर्चा होगा वो खर्चा नगरपालिक निधि से अदा किया जाएगा। ये चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, धारा 307 क्या कहती है? नगरपालिक अभिलेखों को साबित करने की रीति। तो नगरपालिक अभिलेखों का मतलब है रिकॉर्ड्स। नगरपालिका के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको साबित करने की रीति का मतलब तरीका या प्रक्रिया क्या होगी, उनको किस तरीके से साबित किया जाएगा। तो देखो, नगरपालिका के कब्जे में जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको साबित करने के मामले में नगरपालिका अधिनियम क्या कहता है? इस संबंध में नगरपालिका अधिनियम ये कहता है कि नगरपालिका के कब्जे में ऐसी कोई भी रसीद, कोई भी रिसिप्ट है, कोई भी आवेदन पत्र है, कोई भी रेखांक, कोई नोटिस, कोई आदेश की प्रतिलिपि या किसी रजिस्टर दस्तावेज की प्रविष्टि या जिसे विधिक दृष्टि से कब्जे में रखने या इस हेतु प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रमाणित कर दिया जाता है, तो उस प्रविष्टि या दस्तावेज की विद्यमानता को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। देखो, नगरपालिका की ओर से कोई रसीद पेश की जाती है, कोई आवेदन पत्र पेश किया जाता है, कोई रेखांक या कोई नोटिस या कोई आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय में यदि पेश की जाती है, तो देखो, विद्यमानता को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाएगा। मतलब जहां तक उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर दिया जाता तब तक इन रसीदों वगैरह को क्या माना जाएगा? न्यायालय में साक्ष्य माना जाएगा, और इन्हें प्रत्येक मामले में उसी प्रकार साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा जैसे कि मूल प्रविष्टि या दस्तावेज को ग्रहण किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि नगरपालिका की ओर के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको न्यायालय में सबूत या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। ये किस धारा में अनाउंस किया गया है? धारा 307 ये कहती है कि नगरपालिका के रिकॉर्ड्स जो हैं वो न्यायालय में सबूत या साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, सेक्शन 308 जो इस 13वें चैप्टर का अंतिम सेक्शन है। देखिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को सम्मन करने
पर निर्बंधन। तो देखो, नगर पालिका का कोई भी दस्तावेज या रिकॉर्ड जो है वो प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा। सम्मन करने पर निर्बंधन का मतलब है उनके विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा। जबकि आम आदमी के कब्जे में कोई दस्तावेज है तो उसको प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध वारंट जारी किया जा सकता है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध ऐसा सम्मन जारी नहीं किया जाएगा। तो देखो क्या है, अगर किसी विधिक कार्यवाही में नगर पालिका पक्षकार है, अगर किसी केस में या किसी मामले में नगर पालिका को पार्टी बनाया गया है, तो नगर पालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से कोई रजिस्टर या दस्तावेज जिसकी विषय वस्तु या प्रमाणित प्रति द्वारा साबित की जा सकती है, प्रस्तुत करने या अभिलिखित मामलों में किसी भी समय व्यवहार को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय आदेश के द्वारा ऐसी अपेक्षा नहीं कर दे। तो न्यायालय नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों से रिकॉर्ड को तभी मंगवा सकता है, तभी तलब कर सकता है जब न्यायालय अपने आदेश में इस प्रकार, अपने विशेष आदेश में या विशेष कारण के साथ आदेश जारी करे कि ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। तो ये मैंने आपको सेक्शन 298 से लेकर 308 तक की जो कार्यवाही है वो इस वीडियो में आपको बताई है। चैप्टर 13 को अपन ने 1 बाय 1 करके अध्ययन कर लिया है। तो सेक्शन 298 से लेकर सेक्शन 308 तक का जो मैटर है वो मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 13। ठीक है, बाकी अपन अगले वीडियो में करेंगे चैप्टर 14 के। थैंक यू सो मच।